गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे वाहक के बारे में। ठीक है, देखिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको एक बाह्य डीएनए चाहिए होता है और एक वाहक डीएनए चाहिए होता है। यानी आपको एक वाहक चाहिए जो ले जाए और एक पैसेंजर चाहिए। पैसेंजर यानी आपका बाह्य डीएनए। ठीक है, तो वाहक और पैसेंजर को मिला के या बाह्य डीएनए को मिला के हमारा आरडीएनए बनता है और इस आरडीएनए को हम किसी होस्ट सेल में डालते हैं। होस्ट सेल आपका बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर ये आरडीएनए एक्सप्रेस करता है, खुद को एक्सप्रेस करना यानी अपनी प्रोटीन बनाता है। हमें जो भी डीएनए हमने लिया है हमें उसकी प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे कल आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम दूसरा जो वेक्टर है, वाहक है, वो है डिसआर्म्ड वायरस। ठीक है, डिसआर्म्ड वायरस मतलब जैसे कोई इंसान है, वो आपका गला दबाता है, तो किसी भी एनिमल्स का अगर कोई गला दबाए तो वो अपने हाथों से दबाता है। अगर उसके हाथ काट दिया जाए तो वो गला नहीं दबा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि वायरस का जो रोग पैदा करने वाला जीन है उसको हटा दें तो वो हमारे अंदर रोग उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, रोग उत्पन्न नहीं करेगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल क्यों होगा? क्योंकि वायरस जो है हमारे शरीर में आसानी से घुस जाता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वाहक, ऐसा वाहक जो किसी होस्ट सेल के अंदर आसानी से चला जाए। यही तो हमें चाहिए ना। जैसे प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड को हम अंदर डालने के लिए क्या करते हैं अभी हम उसको आपको बताएंगे। लेकिन जैसे नेकेड डीएनए वो आराम से जीवाणु के अंदर चले जाता है। या जो ये विषाणु की खासियत है कि विषाणु का जेनेटिक मटेरियल आसानी से किसी भी होस्ट के अंदर चला जाता है। तो जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज यानी जो वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो इसमें लैम्डा वन विषाणु है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा वन विषाणु। तो बाह्य जीन को क्लोन बनाने हेतु किसी जीवाणु कोशिका में पहुंचाने में वाहक की तरह कार्य करता है। तो कौन है ये? आपका फेज वन। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज के अनावश्यक जीन श्रृंखला को हम निकाल देते हैं और इसके स्थान पर हम आवश्यक जीन को डाल देते हैं। अधिकांश पादप, देखिए अधिकांश जो प्लांट वायरस होते हैं यानी जो प्लांट के अंदर अटैक करते हैं उनमें आरएनए जीनोम पाया जाता है। तो आरएनए हमारे लिए यूजलेस है, हमें वही बैक्टीरियोफेज चाहिए जिनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए विषाणु को वाहक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, केवल डीएनए विषाणु में बाह्य डीएनए डालने पर ही। और एक चीज़ और होती है कि अगर हम विषाणु के डीएनए में किसी बाह्य डीएनए को डाल दें तो उसका डीएनए इनएक्टिवेट हो जाता है यानी अक्रियाशील हो जाता है, हानि रहित हो जाता है। तो वायरस को हम एक अच्छा वाहक मानते हैं मेनली जंतु के केस में। ठीक है, हमको एनिमल सेल्स में अगर कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है तो हम इन वायरस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो वेक्टर है वो है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड बना है जो लैम्डा फेज मैंने अभी आपको बताया था उसकी कॉस साइड। ठीक है, उसके डीएनए में अगर लैम्डा फेज की मैं बात करूँ उसका डीएनए में ऐसे एक कॉस साइड होती है। ठीक है, कॉस साइड इसको चिपकाने में मदद करती है। कॉस साइड आप याद रखिए बस। ठीक है, तो लैम्डा फेज की कॉस साइड प्लस प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इन दोनों को मिला दे तो कॉस्मिड बन जाता है। कॉस्मिड की खासियत क्या होती है कि इसमें हम काफ़ी लंबे डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डीएनए काफ़ी लंबा है, जैसे इसमें लिखा है 30 से 45 KB, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ प्राकृतिक हमारे वाहक थे। अब कुछ कृत्रिम वाहक बनाए गए हैं ताकि हम और बड़े डीएनए को इसमें डाल सकें, या कुछ ऐसे वाहक बनाए गए हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में भी जाएं, जैसे हम जंतु की सेल्स में, प्लांट की सेल्स में। ठीक है, तो इसमें जैसे कृत्रिम गुणसूत्र जो बनाए गए हैं इसमें सबसे पहला बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको शॉर्टकट में हम BAC कह देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो वेक्टर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर की एक ही प्रतिलिपि इकोलाई के भीतर प्लाज्मिड के रूप में रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है आपका, ये केवल एक कॉपी इसकी हम इकोलाई के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। और इसमें हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हम 50 से 300 किलो बेस तक का डीएनए समाहित कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा डीएनए हम इसमें समाहित कर सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एप्लाज्मिड के बने होते हैं।
जो जीवाणु होते हैं उसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के प्लाज्मिड जिन्हें हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड के ये बने होते हैं, इनमें एफ प्लाज्मिड का ही ओरी स्थल होता है, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में जो है आपका कोरम फिनाइकिल पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये कोरम फिनाइकिल एक चयनात्मक मार्कर की तरह काम करता है। यानी कि आप जैसे मैंने पीछे एम्पिसिलिन आपको बताया था कि एम्पिसिलिन डालने पर अगर वो बैक्टीरिया नहीं मरता है तो हम पहचान लेते हैं कि इसमें ऐसा विषाणु है, इसमें ऐसा जीवाणु है जिसके पास एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। तो ऐसे ही इसमें चयनात्मक मार्कर आपका क्या होता है, आपका कोरम फिनाइकिल, ठीक है। अगला है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बनाया ही यूकैरियोटिक सेल्स के लिए है, क्योंकि यीस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इसमें ओरी के स्थान पर ARS पाया जाता है। ARS का नाम है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में इनको काम करना होता है। ARS में जो है आप ऑटोनोमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस के साथ साथ सेंट्रोमेरिक और टीलोमेरिक सीक्वेंस भी मिलाते हैं। इसमें भी लार्ज DNA को इंसर्ट कराया जाता है। तो ये तो हमारे कुछ वाहक थे। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो चयनात्मक मार्कर हैं या जो स्क्रीनेबल मार्कर हैं उनका क्या यूज़ होता है। देखिए जैसे ये एक आपका वाहक है, ठीक है, PBR322 है ये। इसमें आपको पता है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस होती है, यानी कि ये ऐसा जीन बनाता है, ऐसी प्रोटीन बनाता है जो टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध करती है। इसी टेट्रासाइक्लिन एरिया में 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड भी होती है, BAM-H1 और SALH1, यानी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। तो हमने BAM-H1 को डाला तो BAM-H1 इसको यहाँ पे काट दिया। अब BAM-H1 जब इसको यहाँ पे काटता है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये कट चुका है, यानी टेट्रासाइक्लिन नष्ट हो चुका है। अब ये टेट्रासाइक्लिन से नष्ट हो सकता है ये जो वाहक है। अब अगर आप टेट्रासाइक्लिन में इस जीवाणु को रखोगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इच्छित DNA है, ठीक है, ये वाहक है, इच्छित है या पैसेंजर कह लीजिए आप इसको। ये हमारा इच्छित DNA है। इसको भी हम सेम BAM-H1 से काटेंगे, क्योंकि इस पर कट लगाना पड़ेगा हमें। कट लग गया इस पर। अब इनको लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। हमारा एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमको मिल गया है। देखिए अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब हम बनाते हैं तो हमें कई प्रकार के प्लाज्मिड मिलते हैं, क्योंकि हम अपने हाथ से तो इन्हें चिपका नहीं रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है, एक कट प्लाज्मिड है, कटे हुए प्लाज्मिड है, और एक कटे हुए हमारे DNA है। हम इनको माध्यम में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, ये खुद इंसर्ट होते हैं। अब हमें पता नहीं होता कि कौन इंसर्ट हुआ और कौन इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, हमें नहीं पता कौन किस ढंग से इंसर्ट हुआ। उसके बाद हम करते हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमने जो ये हमारे जो वाहक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बने, अब हम इन्हें डालते हैं कहाँ, किसी होस्ट सेल में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कोई भी डिश ले लेते हैं, पेट्री डिश ले लेते हैं, इसमें हम कल्चर माध्यम रखते हैं, इसमें हम जीवाणु सेल्स डालते हैं, बैक्टीरियल सेल हमारी सपोज होस्ट सेल है, और हमने ये बने हुए क्या डाल दिए, इसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डाल दिए, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी हमें नहीं पता कि ये कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा, किस तरीके से जुड़े, क्योंकि हमने वाहक लिए, इच्छित DNA लिया, ठीक है, सब एक साथ लिया हमने वाहक लिए, हमने इच्छित DNA लिया, इनको डाला एक वेसल्स में, एक पेट्री डिश में, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, बस। अब ये कट लगा, ये जुड़े, किस हिसाब से जुड़े हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये पता करने के लिए ही हम स्क्रीनेबल मार्कर और सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं, जो हम आपको पीछे से बताते आ रहे हैं। अब करते क्या है, देखिए ये हमारे इसमें जो है प्लाज्मिड बन गए हैं, हमें नहीं पता प्लाज्मिड किस तरीके से जुड़े हैं, ठीक है, पर हम कैसे चाहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम इस तरीके का चाहते हैं कि हमारा जो इच्छित DNA है वो इस तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। तो
इसे ही हमें पहचानना होता है। अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमें इन प्लाज्मिड को कोशिका के अंदर डालना है, तो हम इसके लिए पहले कैल्शियम क्लोराइड और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो पारगम्य हो जाए, ठीक है, उनमें छेद हो जाए। उसके बाद इनको हीट स्ट्रोक देते हैं, गर्म करते हैं 37 से 43 डिग्री सेल्सियस तक, और फाइनली हम इन्हें आइस में रखते हैं, बर्फ़ में रखते हैं। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा बहुत पारगम्य हो जाती है, तो ये प्लाज्मिड इनके अंदर जाते हैं, ठीक है। अभी बैक्टीरियल सेल है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम चाहते थे वो गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें एक दूसरे प्रकार से ये जुड़ गए। भाई जुड़े क्या कि जब हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला प्लाज्मिड में, तो उस पर जब कट लगा तो हो सकता है 2 प्लाज्मिड आपस में चिपक गए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें हमारा इच्छित डीएनए जुड़ा। ये एक प्लाज्मिड है, ये दूसरा प्लाज्मिड है, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, और सपोज ये दोनों प्लाज्मिड आपस में जुड़ गए। ये भी तो हो सकता है जिसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की और विधियाँ भी हैं। कौन कौन सी विधि हैं इसको पहचानना मैं भी बताती हूँ आपको। और विधि है माइक्रो इंजेक्शन। इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे एनिमल सेल के केंद्रक में डालते हैं। एक इंजेक्शन होता है, सुईनुमा डिवाइस होती है, बहुत नैनोमीटर में उसका साइज़ होता है, और उसको हम सीधे एनिमल सेल के केंद्रक में डालते हैं, और उसके द्वारा हम आरडीएनए को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। जीन गन टेक्नोलॉजी। जीन गन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गन होती है, उस गन के अंदर हम गोल्ड और टंगस्टन के सूक्ष्म कण भरते हैं, और इन कणों की चारों ओर हम जो है आरडीएनए को लपेट लेते हैं, और उच्च वेग से जीन गन की सहायता से कोशिका के अंदर बौछार करके इनको डाला जाता है। तीसरा हमारे पास डिसआर्म्ड वायरस है। डिसआर्म्ड वायरस मैंने अभी आपको बताया, विषाणु वैसे ही मनुष्य के अंदर रोग फैलाने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, तो अगर हम उसमें अपनी इच्छा का जीन डाल दें तो वो किसी भी मनुष्य की सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं, होस्ट की सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं, वो आपका बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल। अब देखिए, रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचानने का तरीका कैसे होता है कि जैसे ये हमारे पास ये बैक्टीरिया सेल है सारी, ठीक है, ये सारी बैक्टीरिया सेल है। क्लियर हो गया आपको। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब ये डिसआर्म्ड होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था डिसआर्म्ड होगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जब इसका कट जाता है, तो यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी दवाई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। ये सारी सेल्स लेंगी, छः बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है। हमने इनको एक मीडियम में डाला, मीडियम में हमने एम्पिसिलिन डाला पहले, ठीक है। एम्पिसिलिन भी एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी उसमें कॉर्नर था, अगर आपको याद हो। ये देखिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी था, लेकिन हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को नहीं छेड़ा था, हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट था, ठीक है। तो अब हमने मीडियम में एम्पिसिलिन डाला, तो यहाँ पे वो बैक्टीरियल सेल नष्ट हो जाएगी जिसमें प्लाज्मिड नहीं पहुँचा। देखिए, इसमें प्लाज्मिड नहीं पहुँचा था, तो इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में ही आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये नष्ट हो गई। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब जो बदल चुकी है, मतलब जिसके अंदर बाहरी चीज़ आ चुकी है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, तो ये नष्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉलोनी होती है, देखिए कॉलोनी में इस तरीके से पैच मैंने बनाए हैं, रेड है, ठीक है, 1 2, ये ब्लैक कौन सी है, ब्लैक है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ये डेड हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें रेड कॉलोनियाँ बची हुई हैं, तो इस कॉलोनी को एक साफ़ सुथरा एडेसिव झिल्ली लेते हैं, उसको स्ट्राइल करते हैं, जीवाणु रहित बनाते हैं, चिपकने वाली झिल्ली, ठीक है। उस चिपकने वाली झिल्ली को हम इसके ऊपर लगाते हैं, इस तरीके से। ऊपर लगाने से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। अब हम 2 माध्यम लेते हैं और इसी तरीके से इसको एक ठप्पा यहाँ और एक ठप्पा यहाँ लगाते हैं, यानी हमने इसी सीक्वेंस में इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 2 माध्यम में, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगी, जैसे ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें कुछ गायब मिल रही है आपको, क्यों मिल रही है अभी बताते हैं। देखिए, अब हमने मीडियम प्लस एम्पिसिलिन डाला, इस माध्यम में हमने मीडियम तो था, एम्पिसिलिन डाला, ये यहाँ से ली है ना, हमने चिपकाने वाली पेपर में इनको चिपकाया और इनको ठप्पा लगा के यहाँ लगा दिया, क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़े थोड़े यहाँ आ गए, थोड़े थोड़े यहाँ आ गए। इसमें हमने मीडियम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन लिया। अब आपको याद होगा कि जो
जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं जिनके अंदर ऐसा प्लाज्मिड पहुंच चुका है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसकी बात कर रहे हैं हम। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये देखिए, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, इसका टेट्रासाइक्लिन वाला पोर्शन नष्ट हो चुका है, यानी ये टेट्रासाइक्लिन से डेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही तो चाहिए कि हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन सा है। हमने इच्छित डीएनए किसके अंदर डाला, अब होता क्या है, हमने यहाँ मीडियम में एम्पिसिलिन डाला तो सबकी सब बची रह गई, बच गई, क्योंकि सब में एम्पिसिलिन तो सुरक्षित था, एम्पिसिलिन को किसी ने नहीं छेड़ा। यहाँ पर जब टेट्रासाइक्लिन प्लस एम्पिसिलिन डाला तो जिन बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, ठीक है, ये वाला वो टेट्रासाइक्लिन से नष्ट हो जाएंगे, यानी ये कॉलोनी यहाँ खाली हो गई। देखिए, ये वाला खाली हो गया, यहाँ ये 3 यहाँ खाली हो गए। तो हम दोनों को तुलना, अब कलर से हमें पता हो जाता है, कॉलोनी मतलब वहाँ पे खाली हो जाती है, तो हम समझ गए कि ये कॉलोनी यहाँ खाली हो गई, यानी ये वाला है, ये यहाँ खाली है यानी ये वाला है, ये वाला, और ये यहाँ खाली यानी ये वाला। तो हम इन तीनों को ले लेंगे और इनको ग्रो करेंगे, क्योंकि इन्हीं में हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसी में हमारा रिकॉम्बिनेंट वाहक है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट जीवाणु सेकंड माध्यम में नष्ट हो गई क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन निष्क्रिय हो चुका था, जबकि एक माध्यम में ये वृद्धि कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हम इन्हें लेके कि वृद्धि कराते हैं। ये थे आपके सेलेक्टेबल मार्कर, आपको समझ आया होगा। अब सेलेक्टेबल मार्कर को करने के लिए बहुत ही बल्कि मेथड आप देख रहे हो कि मतलब बहुत टफ ये हो रहा है, तो फिर उसके लिए यूज़ किया गया स्क्रीनेबल मार्कर। स्क्रीनेबल मार्कर में क्या कराया गया, मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि जो वाहक थे उनमें ऐसे जीन डाले गए जो एक विशेष पदार्थ बनाते थे। जैसे मैंने इसमें मैं आपको बताया हुआ है कि लैक जेड जीन का मैंने उदाहरण दिया है। तो लैक जेड जीन को हम वाहक जो भी वाहक है आपका कोई भी है, उसमें हम लैक जेड जीन को जोड़ देते हैं। लैक जेड जीन को हमने जोड़ दिया, ये लैक जेड जीन गैलेक्टोसिडेज बनाता है। और जब हम इस बैक्टीरिया को, जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, उसको हम एक्स गाल वाले माध्यम में ग्रो कराते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये हमारे लिए सेलेक्टेबल मार्कर से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए हमने ये कॉलोनी ली, अब हमने क्या करा, मीडियम लिया, मीडियम में एक्स गाल डाला और एम्पिसिलिन डाला। ठीक है, तो एक्स गाल डालने पर क्या हुआ कि जिनके अंदर, क्योंकि हमने अब अपने प्लाज्मिड में लैक जेड जीन जोड़ दिया है, ठीक है, तो जिनके अंदर वाहक गया, ठीक है, सपोज ये मेरा वाहक है, ठीक है, ये आपका रेड वाला पोर्शन है, एम्पिसिलिन वाला पोर्शन है जो हमने बताया था आपको। यहाँ पे आपने इसी डीएनए को जोड़ा है और ये आपका एम्पिसिलिन का जो है पोर्शन है। ठीक है, यही तो था एम्पिसिलिन जो नष्ट हो गया था, सॉरी टेट्रासाइक्लिन, जिसमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस खत्म हो गया था। अब हमने इस वाहक में यहाँ पर एक जीन और जोड़ दिया, इसका नाम है लैक जेड जीन। तो अब हमें इतनी बल्कि प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। हमें इसको पहचानने के लिए क्या करना है कि माध्यम में हमें डालना है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्केल डालने पर क्या होगा, जो कॉलोनी ब्लू हो गई, ठीक है, जो कॉलोनीज ब्लू हो जाती हैं यानी उनमें वो वाहक उपस्थित है। ठीक, या एक तरीका और भी इसको मैं आपको इसको समझा सकती हूँ। देखिए, अगर हम लैक एम्पिसिलिन को छोड़ दें, ठीक है, इस डायग्राम को आप छोड़ दीजिए, हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, ये हमारा वाहक है, ठीक है। अब वाहक में हमने इस समय लिया आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये मैंने ले लिया लैक जेड जीन, क्लियर। हमने स्क्रीनेबल मार्कर लिया, हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। लैक जेड जीन हमें पता है एक्स गाल से क्रिया करके ब्लू कलर देता है, क्लियर। अब हमने इस लैक जेड जीन में ही क्या कर दिया, अपने इच्छित डीएनए को डाल दिया, मैंने यहीं पे इंसर्ट कर दिया। सपोज ये रहा और ये रहा आपका लैक जेड जीन का पोर्शन, और ये हमने यहाँ पे इच्छित डीएनए डाल दिया, यानी हमने
लैगजेट जीन की एक्स गाल से क्रिया करने की टेंडेंसी ख़त्म कर दी। अब ये ब्लू कलर नहीं देगा, तो हमें कॉलोनी पहचाननी है, तो हम क्या करेंगे, हम माध्यम लेंगे। माध्यम में हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब हमें पता करना है कि किसके अंदर हमारा प्लाज्मिड गया, किसके अंदर नहीं गया, तो हम इसमें एक्स गाल डाल देंगे। एक्स गाल डालने पर क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो ब्लू कलर नहीं देगा, क्योंकि एक्स गाल ने अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी। लैगजेट जीन तो टूट गया है, लैगजेट जीन तो अब ब्लू कलर देगा नहीं। तो जहाँ ब्लू कलर है यानी वो उसमें हमारा इच्छित रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया, और जो ब्लू नहीं हुए यानी उसमें हमारा इच्छित रिकॉम्बिनेंट जीन चला गया है। ठीक है, ये मतलब एक सेपरेट टेक्नोलॉजी थी। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें आपका वही फंडा था जो पीछे था कि आपका जीन यहीं जुड़ा है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन पे, लेकिन हमने इसमें लैगजेट जीन जोड़ने से हमें पता हो गया कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो किस सेल के अंदर पहुंचा, जिसके अंदर ब्लू कलर आ गया यानी उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पहुंच गया। तो इस तरीके से स्क्रीनेबल मार्कर जीन काम करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि फॉरेन जीन के उत्पाद को हम कैसे प्राप्त करते हैं। थैंक यू।